डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक्स वाई, एक्स ने सबसे पहले सामान वाई को बेचेगा, क्रेडिट सेल्स। कितने रुपए का सामान बेचे? 20,000 रुपीज़ का सामान बेचे। और किस डेट को बेचे? 1 मई 2025। वाई क्रेडिट में क्या कर रहा? परचेस कर रहा। तो इमीडिएटली एक्स ने क्या किया? बिल ड्रॉ किया। तो जैसे ही बिल ड्रॉ किया, ये हो गया ड्रॉयर, ये हो गया ड्रॉई, और ये इस बिल को ये एक्सेप्ट कर देगा। तो जैसे ही वाई अपना साइन देता करता है उस बिल पर, तो वो बिल वाई की तरफ से हो जाएगा बिल्स पेएबल, यानी कि लाइबिलिटी। वाई को उस लाइबिलिटी चुकाना है। और एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इस बिल के अगेंस्ट उसे पैसा मिलेगा। ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज हुआ, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना, इसका ड्यू डेट क्वेश्चन में बोल दिया है 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का मतलब हुआ कि इसका पेमेंट मुझे कब मिलने वाला है? 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त। तो 1 अगस्त 2025 प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस, तो इसका ड्यू डेट होगा 4 अगस्त 2025। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब 1 महीना बीत चुका, 1 मंथ इलैप्स्ड। 1 महीना बीत चुका, 1 महीना बीत चुका। तो अब कितना महीना बाकी है? 2 महीना बाकी है। अब 1 महीना जैसे ही बीता ना, यानी कि 1 मई के बाद क्या डेट आएगा? 1 जून आएगा, क्योंकि 1 महीना बीत चुका। अब इस डेट को क्या हुआ ना, एक्स को पैसे का अर्जेंट नीड है। तो एक्स तो वो बिल लेकर वाई के पास जा ही नहीं सकता, क्योंकि वाई तो प्रॉमिस किया है कि बिल का पेमेंट 4 अगस्त को ही करेगा। तो अब एक्स क्या कर सकता है? एक्स विल रीच आउट टू बैंक। तो यहाँ पे एक थर्ड पार्टी है, कौन है? बैंक। एक्स विल रीच आउट टू बैंक, और एक्स क्या करेगा? वही बिल बैंक को जमा दे देगा। तो वो जो एक्स की तरफ से तो बिल्स रिसीवल था, एक्स क्या कर रहा है? यही बिल बैंक को दे दिया, और बैंक क्या करेगा? एक्स को पेमेंट कर देगा। बैंक क्या करेगा? एक्स को पेमेंट कर देगा इमीडिएटली। तो बिल किसके पास है? बैंक के पास है। हु इज द होल्डर ऑफ द बिल टिल द डेट ऑफ मैच्योरिटी, यानी कि जब ये मैच्योरिटी डेट आएगा तब ये बिल किसके पास है? क्या ये एक्स के पास है? नहीं, एक्स तो 1 महीना बाद, यानी कि 1 जून को ही एक्स ने क्या किया? बैंक से पैसा तोड़वा लिया, यानी कि वो बिल बैंक को जमा दिया और बैंक ने एक्स को पेमेंट कर दिया। तो एक्स इज बेसिकली एनकैशिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द ड्यू डेट ना। 1 जून को ही तो एक्स को पेमेंट मिल जा रहा, बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा, इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है? बैंक का ये फ़ायदा है कि जब ड्यू डेट आएगा ना, तो वाई विल मेक द पेमेंट टू बैंक। तो वाई जो 20,000 का जो पेमेंट है वो एक्स को करता, अब एक्स को नहीं करेगा बल्कि बैंक को करेगा। तो इसमें बैंक का क्या फ़ायदा है? ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। बैंक से कब पैसा तो आया है? 1 जून को ना। और बैंक को पेमेंट कब मिल रहा है? 4 अगस्त को, यानी कि जून, जुलाई और अगस्त 2 महीना बाद बैंक को पेमेंट मिल रहा ना। तो बैंक यही 2 महीना का ब्याज लेगा, यानी कि ब्याज अर्न करेगा, इंटरेस्ट अर्न करेगा। तो बैंक एक्चुअली क्या करेगा? जब एक्स को पेमेंट करेगा ना, तो थोड़ा सा कम पेमेंट करेगा, थोड़ा सा कम पेमेंट करेगा। लेकिन ड्यू डेट में वाई क्या करेगा? 20,000 रुपीज़ पूरा बैंक को दे देगा ना। तो बैंक को मिल रहा है 20,000 पूरा, पर बैंक देगा थोड़ा सा कम। तो बीच का जो डिफरेंस है वही बैंक का इनकम है। तो क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि इंटरेस्ट जो है वो है एट द रेट से 15% पर एनम। क्वेश्चन में बोल देगा। तो बैंक क्या करेगा? कितना रुपया ब्याज काटेगा?
अरे 20,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 का है, उस पर 15%। और बैंक को पैसा कब मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं देखिएगा 3 मंथ से तो 3/12 नहीं, बैंक तो पेमेंट कर रहा 1 जून को, पर बैंक को ये पैसा कब मिलने वाला है? 2 महीना बाद ना, यानी कि जून के बाद जुलाई और फिर अगस्त, तो 2 महीना बाद बैंक को पेमेंट मिलने वाला है। तो बैंक एक्चुअली 2 महीने का ही ब्याज काटेगा। तो ये कितना हो जा रहा, करिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 1/6, ये 0000 कट जा रहा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 और 2 इंटू 100, तो 100 इंटू 5, 500। तो बैंक एक्चुअली जो इसे पेमेंट करने वाला है ना एक्स को, वो 20,000 माइनस 500 यानी कि 19,500 पेमेंट करेगा। और बैंक को पेमेंट कब मिल रहा? 4 अगस्त को, ठीक 2 महीना बाद मिल रहा, 2/12 लिखे थे, 2 महीना बाद मिल रहा। तो ये 500 रुपया क्या हो गया एक्चुअली? 500 रुपया हो गया बैंक का इनकम। अब अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग जनरल एंट्री पे जाते हैं। क्वेश्चन में बोल देगा पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड इन द बुक्स ऑफ वाई। तो हम लोग डायग्राम देखेंगे एंड जर्नल एंट्री बनाएंगे। तो सबसे पहला जर्नल एंट्री क्या है? फर्स्ट में एक्स क्या कर रहा? सामान बेच रहा, किसे? वाई को। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेच रहा? सामान बेच रहा, सेल्स इनकम हो रहा, ऑल इनकम्स आर क्रिएटेड। किसको बेच रहा? वाई को बेच रहा। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट एंट्री, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेट क्या है? 1 मई 2025। अमाउंट कितना है? 20,000 का सामान बेचे। तो वाई क्या कर रहा? सामान परचेस कर रहा ना, तो इसको बुक्स में एंट्री होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000। सेम डेट 1 मई 2025। ठीक है। अब देखो क्या हुआ है। उसके बाद इमीडिएटली एक्स के क्या बिल ड्रॉ किया ना, ड्रॉ करके वाई को देगा, वाई उस बिल को एक्सेप्ट करेगा ना। तो इसकी तरफ से बिल्स रिसीवेबल, इसके तरफ से बिल्स पेबल। तो वाई क्या कर रहा है? बिल को साइन करके एक्स को दे दे रहा। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए क्या आ रहा? बिल आ रहा, और कौन दे रहा? वाई दे रहा। तो सेम डेट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, 20,000 का बिल मिल गया। सिमिलरली वाई क्या कर रहा? वो बिल को साइन करके एक्स को दे रहा है। तो हु इज द रिसीवर? एक्स इज द रिसीवर। एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितना रुपए का बिल है? 20,000। एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बिल्स पेबल वर्ड्स में लिखिएगा। अभी समझने के लिए बिल्स रिसीवेबल हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं। उसके बाद देखिए क्या हो गया, 1 महीना गुजर गया। पेमेंट कब मिलने वाला है? एज पर द क्वेश्चन 3 महीना बाद, यानी कि 4 अगस्त को। पर देखो एक्स के पास वो बिल है ना। अब 1 जून को क्या हुआ है? 1 मंथ इलैप्स्ड। 1 जून को क्या हो रहा? एक्स को पैसे का दरकार है, तो एक्स रीच आउट टू द बैंक। बैंक को क्या कर रहा है? एक्स बिल दे रहा है, तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वही बिल गोइंग आउट। और बैंक क्या कर रहा है? इमीडिएटली एक्स को पेमेंट कर दे रहा ना। बैंक इमीडिएटली एक्स को पेमेंट कैसे करेगा? बैंक एक्स का बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे रहा है। कितना पैसा डाल दे रहा? 19,500 पैसा डाल रहा। तो 500 रुपया काट ले रहा है ना। तो 500 रुपया एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है ना, लॉस है ना, और लॉसेस आर डेबिटेड। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेट है 1 जून 2025। एक्स के पास पैसा आ रहा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि एक्स का बैंक अकाउंट में पैसा आ रहा इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। कितना रुपए आ रहा? 19,500 रुपये आ रहा। कितना रुपए एक्स को नहीं मिल रहा? वो कम लॉस है एक्स के लिए, और लॉसेस आर डेबिट। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 टू क्या चला गया एक्स के घर से? वही बिल चला गया ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000 का बिल। तो ये जो ट्रांजैक्शन हुआ एक्स और बैंक के बीच में हुआ ऑन 1 जून, इस ट्रांजैक्शन में 2 पर्सन्स इन्वॉल्व है। वाई का तो कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है,
तो वाई का बुक्स में 1 जून को क्या कोई एंट्री होगा? नहीं होगा। तो डेट 1 जून 2025, क्या वाई के बुक्स में कोई एंट्री होगा? नहीं। तो ये एग्जामिनेशन में आपको लिखना पड़ेगा, आप इससे इग्नोर नहीं कर सकते, ये लिखना पड़ेगा इसका। ये लिखिएगा तो एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा, पर नहीं लिखिएगा तो मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, अब 1 जून को देखो, बिल किसके पास है? बैंक के पास है ना। तो बैंक वेट करेगा टिल 4 अगस्त, और जैसे ही 4 अगस्त आएगा बैंक को पेमेंट मिलेगा अगेंस्ट दिस बिल। बैंक को पेमेंट मिलेगा अगेंस्ट दिस बिल। तो बैंक को पेमेंट मिलेगा, वो बैंक समझे। क्या एक्स के बुक्स में कोई एंट्री होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा 4 अगस्त का, ये बैंक के साथ वाई का हो रहा। वाई क्या करेगा? 4 अगस्त को उस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा ना बैंक को। तो ऑन द ड्यू डेट क्या एक्स के घर में कोई एंट्री होगा? एक्स का बुक्स में नहीं। तो इन द बुक्स ऑफ एक्स नो एंट्री। डेट है, डेट ऑफ मेच्योरिटी 4 अगस्त 2025, नो एंट्री। अब वाई की तरफ से सोचो, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट किए थे, फिर एक्स अकाउंट को डेबिट भी कर दिए ना, तो ये क्रेडिट और ये डेबिट कट जा रहा। अब वाई की तरफ से सोचो, परचेज तो किए थे, पर वाई ने क्या दिया था? बिल दिया था ना, बिल्स पेबल। अब वो इसी बिल्स पेबल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा बैंक को, तो वाई के घर से कैश निकल जाएगा और वाई अपना लाइबिलिटी सेटल कर रहा है। अब वो डेबिट क्या करेगा? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। क्यों? अरे अब तक तो ये लाइबिलिटी था, बिल का अगेंस्ट पेमेंट करना है, बिल्स पेबल अकाउंट। अब क्या कर रहा है? इसी बिल के अगेंस्ट पेमेंट कर रहा है, मतलब वो अपना लाइबिलिटी सेटल कर रहा है। तो जब तक वो लाइबिलिटी है क्रेडिट, जब लाइबिलिटी ही मेरा खत्म हो जा रहा तो उस लाइबिलिटी को अब हम लोग डेबिट करेंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वो अपना घर से कैश दे दे रहा और ये कैश कहाँ पे चल जा रहा? बैंक के पास चला जा रहा। कितना रुपये पेमेंट करेगा वो बिल के अगेंस्ट? 20,000 ही तो पेमेंट करेगा। तो अब देखो, बिल्स पेबल क्रेडिट और बिल्स पेबल डेबिट कट जा रहा। तो इम्पैक्ट क्या हुआ? वाई ने परचेस किया था 20,000 का सामान 1 मई को, और 4 अगस्त को उसने पेमेंट कर दिया। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ही हुआ। सिमिलरली एक्स के बुक्स पे देखिए, एक्स ने क्या किया था? वाई को माल बेचा था ना, वाई अकाउंट डेबिट, और फिर बिल मिल गया वाई से। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने सामान बेचा 20,000 का, और ये 20,000 का जो सामान बेचे उसके अगेंस्ट मुझे बिल मिला, और इस बिल के अगेंस्ट अब मुझे पेमेंट मिलेगा। पर एक्स को पैसे का अर्जेंट नीड था, तो वो 1 जून को ही बैंक को अप्रोच करता है। तो बैंक इमीडिएटली उसको पेमेंट कर दे रहा है इसी बिल के अगेंस्ट। देखो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट कट जा रहा। तो अल्टीमेटली एक्स के पास इम्पैक्ट क्या हुआ? मैंने सामान बेचा 20,000 का, मेरा बैंक अकाउंट में 19,500 ही आया, और 500 रुपया बैंक ने चार्जेस काट लिया। और बैंक की तरफ से सोचिए क्या हो रहा? बैंक ने 19,500 दे रहा 1 जून को, बैंक पेमेंट कर रहा 1 जून 2025 को, पेमेंट कर रहा आउटफ्लो ऑफ कैश, और बैंक को ये पैसा 4 अगस्त को मिल रहा ना, 4 अगस्त 2025 इनफ्लो ऑफ कैश। तो इसी दिन का ही ना ब्याज चार्ज करेगा बैंक, तो बैंक ब्याज लेगा 2 महीने का। इसी क्वेश्चन में अगर एक्स जिस दिन बिल ड्रॉ किया 1 मई को, उसी दिन ही बैंक को अप्रोच करता, 1 मई, नॉट 1 जून, 1 मई को ही बैंक को अप्रोच करता और पेमेंट रिसीव करता। तो बैंक पेमेंट 1 मई को कर रहा, पर बैंक को पैसा 4 अगस्त को मिलने वाला है ना, तब बैंक 3 महीना का ब्याज चार्ज करता। 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। 3 डेज ऑफ ग्रेस मतलब आपको 3 एडिशनल डे एक्स्ट्रा दे रहे ताकि आप पैसे का अरेंजमेंट कर लो। सेम क्वेश्चन करते हैं विथ डिसऑनर। एक्स वाई, एक्स ने सेल किया 1 मई 2025 को, कितना रुपए का सामान? 20,000 रुपये का सामान।
एक्स इमीडिएटली बिल ड्रॉ कर रहा है तो एक्स हो गया ड्रॉयर, इसके ऊपर बिल ड्रॉ कर रहा है तो ये हो गया ड्रॉई, और जैसे ये बिल एक्सेप्ट करता है ये बन जाता है एक्सेप्टर, और वो बिल इसके तरफ से हो गया बिल्स पेबल, इसके तरफ से हो गया बिल्स रिसीवेबल। अब एक्स क्या करना, सेम डेट बैंक को अप्रोच कर लिया कि प्लीज़ मुझे पैसे का दरकार है, आप मुझे पेमेंट कीजिए। तो एक्स क्या कर रहा, वही बिल बैंक को हैंड ओवर कर दिया, किस डेट को, फर्स्ट में, सारा कुछ सेम डेट रखे। तो बैंक क्या करेगा, एक्स को इमीडिएटली पेमेंट कर देगा ना, एक बैंक ने इमीडिएटली एक्स को पेमेंट कर दिया, ठीक है। इस बिल का ड्यू डेट है 3 मंथ्स, यानी कि 4 अगस्त 2025 होगा। अब 4 अगस्त को क्या होगा, वाई बैंक को पेमेंट करेगा, पर क्वेश्चन में बोलेगा कि वाई डिसऑनर्ड द पेमेंट, वाई डिसऑनर्ड द पेमेंट ऑन ड्यू डेट, यानी एक्स ने पेमेंट नहीं किया। तो अब क्या होगा हम बताते बाद में, पहले ये समझ में आ गया कि डिसऑनर हुआ है। चलिए, तो इन द बुक्स ऑफ एक्स क्या एंट्री मारना है, इन द बुक्स ऑफ वाई क्या एंट्री मारना है। सबसे पहले एक्स क्या करा, फर्स्ट मेरे को सामान बेच रहा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपए का सामान बेच रहा, 20,000, किस डेट को बेच रहा, 1 मई 2025। तो वाई क्या कर रहा, क्रेडिट में सामान तो खरीद रहा ना, तो वाई के बुक्स में होगा परचेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, सेम डेट, अमाउंट होगा 20,000, ठीक है। अब एक्स क्या कर रहा, बिल ड्रॉ करेगा, फिर बिल वाई को देगा, वाई उस बिल में अपना साइन करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो साइन करके वो बिल एक्स को लौटा देगा। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल साइन होके आ रहा है, तो एक्स के लिए वो बिल्स रिसीवेबल है, एसेट है, ऑल एसेट्स आर डेबिटेड। तो सेम डेट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, किससे मिल रहा है ये बिल, वाई से मिल रहा है, टू वाई अकाउंट 20,000 सेम डेट, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्स पेबल है, तो वाई क्या करेगा, एक्स को दे रहा, क्या दे रहा, वो बिल साइन करके दे रहा। तो हु इज द रिसीवर, एक्स इज द रिसीवर, व्हाट गोज आउट क्रेडिट, तो टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल इज गोइंग आउट। चलिए, ये हो गया। उसके बाद एक्स क्या कर रहा है, सेम डेट को बैंक को अप्रोच कर रहा है कि मुझे पेमेंट का अर्जेंट नीड है, आप प्लीज़ पैसा मुझे दे दीजिए इस बिल के अगेंस्ट। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज गोइंग आउट, बिल्स रिसीवेबल इज गोइंग आउट, और बैंक क्या कर रहा है, इमीडिएटली इसका बैंक अकाउंट में पैसा डाल दे रहा, कुछ पैसा काट कर, कितना इंटरेस्ट बोल दिया 15%। तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, आपकी बार देखिए, 20,000 का बिल है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट है 15% पर एनम। बैंक एक्स को पेमेंट कर रहा 1 मई सेम डेट, और बैंक को ये पैसा कब मिलने वाला है, 4 अगस्त को। तो मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, 3 महीना पहले ही बैंक पेमेंट कर दे रहा ना, और बैंक को पेमेंट मिलने वाला 3 महीना बाद, तो बैंक के लिए 3 महीना का ब्याज चार्ज करेगा। 100000 कट जा रहा, 3 4 से 12, 450, तो 15 5 से 75, 750 रुपया इंटरेस्ट है। तो एक्स के तरफ से, अच्छा, तो बैंक देखो 750 रुपया, तो बैंक एक्चुअली कितना पेमेंट करेगा एक्स को, 20,000 नहीं, बल्कि 20,000 माइनस 750 रुपीज़। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम लोग एक्स का बुक्स में अकाउंट्स करें, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पैसा आ रहा, ये माइनस ये पैसा आ रहा, कितना रुपए का लॉस हो गया, 750 रुपये का लॉस हो गया, और कितना रुपए का बिल चला गया, 20,000 का बिल्स रिसीवेबल चला जा रहा एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सेम डेट 1 मई 2025, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 19,250 रुपया, कितना का लॉस हो गया, और लॉसेस आर डेबिटेड, नॉमिनल अकाउंट, तो डिस्काउंटिंग
चार्जेस अकाउंट डेबिट 750 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 20,000। अब ये जो ट्रांजैक्शन है एक्स और बैंक के बीच में है ना, क्या इसमें वाई का इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। तो वाई का बुक्स में क्या कोई एंट्री जाएगा? नहीं। तो सेम टू सेम लिख देंगे यहाँ पे 1 मई 2025 नो एंट्री इन द बुक्स ऑफ वाई। अभी देखो इम्पैक्ट क्या है। वाई को डेबिट किए थे ना, वाई को क्रेडिट कर दिए। तो 20,000 डेबिट 20,000 क्रेडिट, 20 माइनस 20,000 जीरो। बिल्स रिसीवेबल डेबिट और ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट भी मिल गया ना, तो बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट भी हो गया। तो अल्टीमेटली एक्स को देखो, एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सेल किया 20,000 का सामान, मेरा बैंक अकाउंट में 19,250 रुपये आया और 750 रुपये बैंक ने चार्जेस काट लिया। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिसऑनर हुआ है। क्या वाई पेमेंट कर पाया बैंक को ऑन 4 अगस्त? नहीं। तो बैंक को जब पेमेंट इससे नहीं मिला तो बैंक ने तो इसे पेमेंट किया था ना, तो बैंक किसको पकड़ेगा? बैंक पकड़ेगा एक्स को। और फिर एक्स किसको पकड़ेगा? एक्स पकड़ेगा वाई को। तो मतलब बैंक को मिलने वाला था 20,000 रुपये ना, क्या बैंक को 20,000 मिला? नहीं मिला। तो बैंक क्या करेगा? एक्स का अकाउंट से 20,000 रुपये ऑटोमेटिकली काट लेगा। तो इधर देखो, बैंक ने दिया था 19,250 रुपया एक्स को, लेकिन जब बैंक को 20,000 नहीं मिला तो बैंक पूरा का पूरा पैसा एक्स से ही काट लेगा। तभी तो बैंक इनकम करने बैठा है, तो बैंक पूरा का पूरा पैसा एक्स से ही काट लेगा। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, एक्स का बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकल जाएगा ना। तो 4 अगस्त 2025 एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, बैंक जब एक्स का अकाउंट से पैसा डिडक्ट कर लेगा 20,000, तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, एक्स का बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकल गया ना। तो टू बैंक अकाउंट 20,000, तो एक्स का बैंक अकाउंट से पूरा पैसा निकल गया। और एक्स यही पैसा किससे रिकवर करेगा? वाई से रिकवर करेगा ना। ये 20,000 रुपये भले आज एक्स दे रहा, पर ये पैसा एक्स वाई से रिकवर करेगा फ्यूचर में। तो एक्स से वाई से रिकवर करेगा, तो इसीलिए वाई अकाउंट डेबिट, वाई से रिकवर करेगा यानी कि वाई से रिसीव करेगा। वाई मेरे लिए रिसीवेबल है, यानी कि वाई मेरा कस्टमर है और कस्टमर से हमेशा पैसा मिलता है, इसलिए कस्टमर अकाउंट डेबिट करते हैं। तो एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो क्या हुआ, मेरा बैंक अकाउंट में पैसा आया 19,250 और मेरा बैंक अकाउंट से पूरा का पूरा 20,000 चला जा रहा, तो 750 रुपये का मेरा लॉस भी हो गया। 750 रुपये का लॉस भी हुआ मेरा। वाई से मुझे 20,000 अभी तो मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा। अब वाई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, क्या वाई ने पेमेंट किया बैंक को? नहीं। क्या वाई ने बैंक को पेमेंट किया? नहीं। इधर पर देखिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट किए थे, फिर एक्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट किए थे, तो ये एक्स अकाउंट क्रेडिट और ये एक्स अकाउंट डेबिट कट जा रहा। तो अल्टीमेटली इंपैक्ट क्या हुआ? परचेज किए 20,000 का सामान और बिल्स पेबल मतलब लाइबिलिटी अज्यूम किए, मतलब लाइबिलिटी कंसिडर किए 20,000 का कि हाँ इस बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेंगे। पर क्या ये बिल के अगेंस्ट पेमेंट किया? नहीं किया। तो ये जो लाइबिलिटी है ये तो सेटल करना पड़ेगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट पेमेंट नहीं कर रहे, पर क्योंकि बिल का मैच्योरिटी डेट ही 4 अगस्त था, तो 4 अगस्त के बाद तो बिल अब बिल नहीं रहा बल्कि कागज़ का टुकड़ा हो गया, रद्दी हो गया, उसका तो वैलिडिटी खत्म हो गया। तो इस बिल को कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए डेबिट कर रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि वाई इज फ्री फ्रॉम इस लाइबिलिटी। क्या एक्स अपना हक का पैसा छोड़ दिया? नहीं। एक्स तो वाई से रिकवर करेगा ना। तो एक्स जब वाई से रिकवर करेगा तो वाई को भी तो ये पैसा देना पड़ेगा एक्स को। तो वाई के लिए क्या है? एक्स को देना पड़ेगा, मतलब एक्स क्या लाइबिलिटी है ना। तो टू एक्स अकाउंट कितना? 20,000 रुपया।
तो इम्पैक्ट देखो क्या हो गया, बिल्स पेबल क्रेडिट और बिल्स पेबल डेबिट। तो अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या हुआ के लिए, मैंने 1 मई को सामान खरीदा था 20,000 का और 4 अगस्त तक मेरा पेमेंट नहीं हुआ, बल्कि 4 अगस्त तक मुझे एक्स को पेमेंट करना है, मतलब एक्स मेरे लिए लाइबिलिटी है। अभी भी मैंने पेमेंट नहीं कर पाया तो एक्स को पेमेंट करूंगा कितना, 20,000 रुपया। और जब भी डिसऑनर होता है ना, तब इंटरेस्ट का कहानी आ जाता है। नाउ दिस इज डिफरेंट थिंग। ये क्या चीज़ है, देखो 4 अगस्त को वाई मस्ट हैव पेड द अमाउंट टू द बैंक, लेकिन वाई ने तो पेमेंट नहीं कर पाया ना 4 अगस्त को। तो अब एक्स क्या करेगा, वाई को फर्दर एक बिल अगर बनाएगा तो फर्दर जो नया बिल बनाएगा वो या तो 1 महीने का होगा, या 2 महीने का होगा, या 3 महीने का होगा ना। यानी कि एक्स क्या कर रहा, एक्स को तो पेमेंट मिला नहीं, पर एक्स जब एक नया बिल ड्रॉ करेगा तब एक्स तो फिर से उस बिल के अगेंस्ट वाई को एडिशनल टाइम दे रहा। तो अब जो नया बिल बनेगा वो नया बिल अगर उसका मैच्योरिटी डेट 1 महीना बाद है तो 1 महीना का ब्याज लगेगा, क्योंकि हम फिर से यानी कि एक्स फिर से वाई को एडिशनल 1 मंथ का टाइम दे रहा ना। अगर एक्स एक बिल बनाता है और उस बिल का ड्यू डेट है 2 मंथ्स, तो एक्स ये डिसऑनर होने के बाद एक्स जो नया बिल बनाया 2 महीने वाला, उसके मुताबिक एक्स फर्दर वाई को एडिशनल 2 महीने का टाइम दे रहा ना, तो फिर 2 महीना का ब्याज कैलकुलेट होगा। अगर एक्स एक नया बिल बनाता है और उस बिल का मैच्योरिटी डेट है 3 महीना बाद, तो उसके मुताबिक एक्स वाई को फर्दर 3 महीने का टाइम पीरियड दिया ना टू सेटल द लाइबिलिटी, तब 3 महीने का ब्याज। तो ये जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट एक्स के लिए क्या है, इनकम है। तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि एक्स के लिए तो इनकम है, ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड। और ये इंटरेस्ट का पैसा एक्स क्या करेगा, रिकवर करेगा ना, ड्रॉई से रिकवर करेगा रिसीवेबल। तो एंट्री होता है ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू सोचिए, ड्रॉई के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंटरेस्ट क्या है, खर्चा है। तो ऑल खर्चा को हम लोग डेबिट करते हैं, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करेंगे। और ये पैसा हम किसको देंगे, ड्रॉयर को देंगे ना, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करेंगे एज वेल एज ये ब्याज भी तो पे करेंगे। तो किसको पे करेंगे, ड्रॉयर को पे करेंगे ना। तब एंट्री होता है इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई।